A very good morning, all of you, my dear students. Today we are going to start a new chapter, that is ecology. As we are already discussing the fertilization chapter, along with that, we are also going through a new chapter, that is ecology. And after this chapter, we will discuss next our previous chapter, that is fertilization. तो अभी हम लोग इस न्यू चैप्टर इकोलॉजी को हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपके ये सेमेस्टर 2 के पेपर 2 में इकोलॉजी भी एक मेजर पेपर है और उसको आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स भी बनाया है, मैक्सिमम लोगों ने अपने असाइनमेंट्स बना करके भेज दिए हैं। तो आप लोगों ने असाइनमेंट बनाने के दौरान अपने बहुत सारे टॉपिक्स को आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो मैं इकोलॉजी को मैं एक ओवरव्यू समझाते हुए मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में मैं उसको कवर करने का कोशिश करूँगा। क्योंकि आप लोग इकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से और शुरू से आप लोग समझते हुए आए होंगे और पढ़े भी होंगे, और ऐसा कुछ नहीं है जो पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है। तो बस मैं इसको टचअप देते हुए मैं कुछ बेसिक्स बातों को मैं समझाते हुए मैं इसको आगे बढ़ूँगा, ताकि आप लोग इसको जा अच्छी तरह से समझ पाएँ और आपका पेपर भी क्लियर हो जाए। तो दिस इज़ माय फर्स्ट स्लाइड which shows the or describe about the ecology. Ecology is the scientific study of the interaction between organisms and the environment. कहने का मतलब इकोलॉजी एक ऐसा साइंटिफिक स्टडी है जिसमें कि हम लोग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है जिस इन्वायरमेंट में, और ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के बीच में बहुत सारा तालमेल होता है, बहुत सारा रिलेशन होता है। ऑर्गेनिजम्स को इन्वायरमेंट से बहुत सारे एनर्जी को एज अ सोर्स लेना पड़ता है, और ऑर्गेनिजम्स को रिटर्न में इन्वायरमेंट को वापस हमें एज अ कुछ प्रोडक्ट बना करके भी देना होता है। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट को देता है, इन्वायरमेंट ऑर्गेनिजम्स को देता है। ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है जो कि एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके होता है। विदाउट एनी इंटरैक्शन आप जानते हैं कि किसी भी चीज का ट्रांसफर या इंटरैक्शन नहीं हो सकता है। इन्हीं सारे बातों को जिस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं उसको बोला जाता है इकोलॉजी। तो इकोलॉजिस्ट लोगों ने इकोलॉजी को पढ़ने के दौरान एक हायरार्की क्रिएट किया, एक रैंकिंग तैयार किया। एक रैंकिंग जब तैयार किया तो इसमें लो लेवल से हाई लेवल तक इकोलॉजी को स्टडी किया गया। आप ये जो मेरा स्लाइड है, आप इस चीज को बुक में भी पढ़ते होंगे। तो ये स्लाइड देने का मेरा मकसद और फोटोग्राफ के साथ देने का मकसद यही है, ताकि आप फोटोग्राफ से बेहतर तरीके से आप इकोलॉजी को समझ पाएंगे। क्योंकि बुक में बहुत सारी बातें लैंग्वेज में लिखी हुई होती हैं, तो हम उस चीजों को उतना ढंग से समझ नहीं पाते हैं और हमें कभी-कभी बोरियत लगने लगता है कि इकोलॉजी एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। और जिनको इंटरेस्ट है वो इकोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जो इंटरेस्टेड नहीं है मैं उनके लिए इसीलिए डायग्राम और फोटोग्राफ्स के साथ में लगाया हूँ, ताकि आप उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएं। इकोलॉजी को बहुत सारे रैंक्स में, लेवल्स में, कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे जो बेसिक कैटेगरी है उसको बोला जाता है ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी कहने का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक ऑर्गेनिजम्स और उसके इन्वायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन को स्टडी करना। कहने का मतलब ये जो डायग्राम दिखाया हुआ है, एक ऑर्गेनिज्म है। इस एक ऑर्गेनिजम्स का या इसी का ऑर्गेनिजम्स का इसके इन्वायरमेंट के साथ इस तरह से इंटरेक्शन होता है, अगर हम उस इसको स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी। नाउ दिस इज पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन समझना है कि पॉपुलेशन एक्चुअली होता क्या है। A population is a group of individual of the same species living in an area. पॉपुलेशन उसको बोला जाता है जब एक ही स्पीसीज का ग्रुप को पॉपुलेशन बोला जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया में अगर वो प्रेजेंट है तब उसको बोला जाता है पॉपुलेशन इकोलॉजी। अगर एक ही जगह पर अलग अलग तरह की स्पीसीज मौजूद है तो उसको हम लोग पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे। एक पर्टिकुलर एरिया पर एक ही स्पीसीज के ग्रुप को बोला जाता है पॉपुलेशन।
तो ये जो डायग्राम्स भी आप देख रहे हैं, उसी को पॉपुलेशन मतलब एक ही तरह के स्पीशीज़ का एक ग्रुप है, उसी को बोला जाता है पॉपुलेशन। और ये जिस जगह पे एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहते हैं, उस एनवायरनमेंट के साथ इनका किस तरह का इंटरैक्शन होता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या एनर्जी का ट्रांसफर किस तरह से एनवायरनमेंट के साथ होता है, उस तरह के स्टडी को बोला जाता है पॉपुलेशन इकोलॉजी। नाउ हम लोग को समझना है कम्युनिटी इकोलॉजी। अब इस डायग्राम्स को आप देखिएगा तो समझ जाइएगा कि कम्युनिटी किसको कहते हैं। अ कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन एरिया। देखिए पॉपुलेशन हम किसको बताए थे कि पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ क्या? स्पीशीज। एक स्पीशीज के ग्रुप को पॉपुलेशन बोला जाता है। बट ये कम्युनिटी क्या है? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अलग-अलग स्पीशीज के पॉपुलेशन के ग्रुप को बोला जाता है कम्युनिटी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अलग तरह का एनिमल मिल रहा होगा। ये एक्वाटिक एनिमल्स है, ये फिर एक अलग तरह के एनिमल है। ये अलग-अलग स्पीशीज है। तो कहने का मतलब हुआ अलग-अलग स्पीशीज जब एक ही जगह पे रहता है, एक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है तो उसको बोला जाता है कम्युनिटी। अब इस कम्युनिटी का अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है, उसी को बोला जाता है कम्युनिटी इकोलॉजी। नाउ वी कम टू द इकोसिस्टम इकोलॉजी। Ecosystem ecology क्या है? An ecosystem is a community of organism in an area and the physical factors with those with organisms interact. कहने का मतलब इकोसिस्टम इज द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब अब ये कम्युनिटी का जब एक ग्रुप बन जाता है तो उसका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन को बोला जाता है इकोसिस्टम। तो आप देख रहे हैं लो लेवल से ऑर्गेनिज्मल, यहाँ पर जो पिछला स्लाइड था ये ऑर्गेनिज्मल, मतलब एक ही ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन। फिर इसके पॉपुलेशन जब बन जाता है तो उसका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, पॉपुलेशन का ग्रुप बन के एक कम्युनिटी बनाता है, तो कम्युनिटी के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन कम्युनिटी इकोलॉजी। अब कम्युनिटी अलग अलग कम्युनिटी का जब एक ग्रुप बन जाएगा तो उसको बोला जाएगा इकोसिस्टम इकोलॉजी। अब ये है आपका लैंडस्केप इकोलॉजी। सारे फोटोग्राफ्स देखने से आपको बहुत चीज को आप समझ सकते हैं। लैंडस्केप इज अ मोजाइक ऑफ कनेक्टेड इकोसिस्टम्स। मतलब लैंडस्केप इकोसिस्टम कहने का मतलब क्या है? बहुत सारे इकोसिस्टम जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे माउंटेन है, ये एक अलग इकोसिस्टम है। ये एक एक्वाटिक है, ये एक अलग इकोसिस्टम। ये टेरेस्ट्रियल प्लेस है, इसकी ये अलग इकोसिस्टम है। इस पर एक अलग लाइव इकोसिस्टम है, इस पर एक अलग इकोसिस्टम, इस पर एक अलग इकोसिस्टम है। ये सारे इकोसिस्टम जब एक साथ हो जाते हैं तो इसको बुलाया जाता है लैंडस्केप इकोलॉजी। नाउ दिस इज ग्लोबल इकोलॉजी। ग्लोबल इकोलॉजी तो आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पूरा पृथ्वी को ही दिखा दिया गया है डायग्राम में। तो ग्लोबल इकोलॉजी कहने का मतलब होता है द बायोस्फीयर इज द ग्लोबल इकोसिस्टम। जो पूरा बायोस्फीयर है अर्थ का, उसी को बोला जाता है ग्लोबल इकोसिस्टम। दैट इज द सम ऑफ ऑल प्लैनेट इकोसिस्टम एंड लैंडस्केप। इस पूरे प्लैनेट पे जितने भी तरह का इकोसिस्टम है और जितने भी तरह का लैंडस्केप है, सारे इकोसिस्टम, सारे लैंडस्केप्स को मिला दिया जाता है तो इसी को बोला जाता है ग्लोबल इकोलॉजी या बायोस्फीयर। अंडरस्टूड? ये जो हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं वो मैं आपको एक पर्टिकुलर बुक से पढ़ा रहा हूँ। उस बुक का नाम है कैम्पबेल बायोलॉजी। कैम्पबेल बायोलॉजी आप लोग को कल एक सर बहुत सारा बुक आप लोगों को भेज रहे थे, तो उसी में कैम्पबेल बायोलॉजी भी होगा। उससे भी आप लोग डाउनलोड करके उस बुक को खोल करके पढ़ सकते हैं। और ये जो सारा जितना भी टेक्स्ट है, जितना भी फोटोग्राफ्स है, वो सारा डायरेक्टली आपको जो लिया गया है, उस बुक से ही लिया गया है। अब हम लोग इस नेक्स्ट चैप्टर इसको हम लोग देखते हैं, लैटिट्यूडनल वेरिएशन इन द सनलाइट इंटेंसिटी। इकोलॉजी और इकोसिस्टम को पढ़ने से पहले हमको 3 मेन बात को समझना होगा। सनलाइट का अर्थ के ऊपर क्या प्रभाव है? एयर का अर्थ के ऊपर क्या प्रभाव है? वेदर क्लाइमेट का अर्थ के ऊपर क्या प्रभाव है? तो सबसे पहले देखना है, सब लोग मुंह खोल खोल करके हुआसी ले रहे हैं। दैट मीन्स आप लोगों को शायद पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। लॉट्स ऑफ मैनी ऑफ द गर्ल्स आई एम वाचिंग, दे आर टेकिंग हाफिंग। और जस्ट लाइक दैट कि आप लोगों को पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या आप लोग रात में सोते नहीं हैं। ऐसा है क्या? देखिए, तो ये जो हमारा अर्थ है, ये आप देख रहे होंगे, आधा इसको बनाए गए, एक्सक्यूज मी।
अब देखिए लैटिट्यूडनल वेरिएशन इन सनलाइट इंटेंसिटी में क्या है, इसमें देखना ये जो हमारा अर्थ का सरफेस है, इसमें आप देखिए ये है हमारा नॉर्थ पोल। आप लोग सब जानते होंगे, ग्लोब आपके घर में होगा, आप लोग कभी न कभी देखे होंगे। उस ग्लोब के ऊपर वाला भाग को बोला जाता है नॉर्थ पोल, और सबसे जो नीचे वाला भाग है ये हमारा अर्थ का, उसको बोला जाता है साउथ पोल। ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल। अब देखिए इसमें क्या है कि सनलाइट की जब एक्सपोज़र पड़ता है, ये है हमारा इक्वेटर। अर्थ का बीचों-बीच भाग जहाँ का सन का लाइट जो है डायरेक्ट पड़ता है, उसको बोला जाता है इक्वेटर। तो सनलाइट जो है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ इक्वेटर से लैटिट्यूडिनल, इसको बुलाया जाता है लैटिट्यूड। इस तरह से जो है इतना जो एरिया है, इतना ही एरिया में सबसे ज़्यादा लाइट जो सनलाइट का जो इंटेंसिटी है, सबसे ज़्यादा हाई होता है। ये बताने का कुछ कारण है, आगे स्लाइड से आपको पता चलेगा। और यहाँ पे देखिए ऊपर का जो है नॉर्थ पोल और नीचे का जो है साउथ पोल, देखिए यहाँ लिखा लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट। मतलब इस एरिया में सनलाइट बहुत ही कम क्या होता है, पहुँचता है। और इस पर्टिकुलर एरिया में जो हमारा सनलाइट है डायरेक्ट उसका एक्सपोज़र जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ओके? नाउ अब क्या है कि अब हमारे पूरे ग्लोब पर ग्लोबल एयर सर्कुलेशन ग्लोबल एयर सर्कुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश। और ग्लोबल एयर, एयर कहने का मतलब जो वही जो आप लोग समझ रहे हैं। ये ग्लोबल एक डायग्राम दिखाया गया है कि पूरे पृथ्वी पर किस तरह से हवा और बरसात का मूवमेंट जनरली पूरे पृथ्वी पर होता है। हमने आपको बताया पिछले स्लाइड में ही कि इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूडिनल सनलाइट का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए 23.5 डिग्री यहाँ तक आता है और नॉर्थ में, और 23.5 डिग्री साउथ में आता है यहाँ तक। अब आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे कि ये बीच वाला जो एरिया है, आप पीछे वाला भी स्लाइड स्लाइड में इसमें देखिए, ये इसमें इतना क्लियर नहीं, इसमें देखिए ये जो बीच वाला भाग है आपको ग्रीनरी दिखाई दे रहा होगा। ये बीच का जो भाग है वो पूरा हरा-हरा ग्रीनरी भाग दिखाई दे रहा है। और ये व्हाइट दिखाई दे रहा है। 23.5 डिग्री से ऊपर का ये जो भाग है, 30 डिग्री नॉर्थ के साइड का जो भाग है, और नीचे वाला ये जो भाग है ये आपको लाइट ग्रीन दिख रहा है, जहाँ पर कि सनलाइट का इंटेंसिटी कम है। क्यों है ऐसा कि बीच वाला जो एरिया है पूरा ग्रीन दिख रहा है और यहाँ का जो एरिया है पूरा व्हाइट दिख रहा है? उसके पीछे का कारण ये है कि हमने आपको जो बताया ट्रॉपिकल रीजन, जो सनलाइट के बीच का जो ट्रॉपिकल रीजन है, आपको ये क्या बोलते हैं कि इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। इस पर्टिकुलर एरिया में सनलाइट का इंटेंसिटी या सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। उसके कारण क्या होता है कि एक एयर सर्कुलेशन और बरसात होने की संभावना को वो ज्यादा बढ़ाता है। कैसे? जैसे ही हाई टेम्परेचर अर्थ के सरफेस पे इस रीजन में पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा। इस रीजन में जैसे ही सन का लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा पड़ता है, यहाँ का वातावरण क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। यहाँ के वातावरण में अर्थ सरफेस पे जितना भी पानी मौजूद होगा वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। गर्म हो करके वो क्या होना शुरू हो जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा और वेट एयर, मतलब एयर में मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एयर में मॉइस्चर कंटेंट जब बढ़ जाएगा, यहाँ देखिए ब्लू लाइन से है कि जब इस रीजन में जब एयर का और सनलाइट का इंटेंसिटी जब ज्यादा बढ़ता है, तो जो अर्थ सरफेस से जो पानी है वो ज्यादा इवोपरेट होकर के ऊपर उड़ता है और एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो बढ़ जाता है। तब जो हवा है वो पोल की तरफ भागने लगता है। आइदर वो नॉर्थ पोल की तरफ भागेगा, आइदर वो साउथ पोल की तरफ कुछ भाग जाता है। उस दौरान क्या होता है कि कुछ हवा जो ऊपर जाता है फिर फैलता है, फिर ठंडा होता है और फिर बारिश होता है। तो जिस रीजन से वो पानी को ज्यादा इवेपोरेट करके उड़ाया था, उसी रीजन में वापस से फिर बारिश सबसे ज्यादा हो जाता है। बारिश हो जाने के बाद जो ऊपर में उड़ रहा जो हवा है वो ड्राई हो जाता है। ड्राई हो जाने के कारण अब वो इधर की तरफ जब भागता है तो यहाँ देखिए, अब वो यहाँ के अर्थ से जो भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। यहाँ के मॉइस्चर कंटेंट को जब वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा तो यहाँ जितना भी मॉइस्चर था, वाटर था, वो भी उड़ जाता है।
इसके चलते ये जो पर्टिकुलर एरिया है वो डेजर्ट में फॉर्म कर जाता है। ये वाला एरिया पूरा प्लांट से भर जाता है और ये वाला प्लांट में चूंकि पानी नहीं हो पाता है, बारिश नहीं हो पाता है इस एरिया में, इसीलिए इस एरिया में डेजर्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बताने का मकसद इतना ही था कि इस पूरे पृथ्वी पर सनलाइट का क्या प्रभाव है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। नाउ अब जो ये हमारा स्लाइड है, अर्थ क्लाइमेट वेरीज बाय लैटिट्यूड एंड सीजन एंड इज चेंजिंग रैपिडली। अर्थ का जो, पृथ्वी का जो क्लाइमेट होता है वो सीजन बाय सीजन क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है। जल्दी जल्दी सीजन बाय सीजन जो है वो क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाता है। क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर है? वेदर जो है जैसे कि अभी कभी ठंडा हो जा रहा है, कभी बरसात हो जा रहा है, कभी बहुत तेज धूप हो जा रहा है, दिस इज नॉट ए क्लाइमेट, दिस इज अ वेदर। क्लाइमेट कहने का मतलब क्या है, जब बरसात का मौसम आता है तो रोज दिन लगातार किसी न किसी तरह से बारिश होता है और एक लॉन्ग टर्म वेदर जब बन जाता है माहौल, तो उसी को बोला जाता है क्लाइमेट। तो वेदर एक शॉर्ट टाइम के लिए चेंजिंग होता है, क्लाइमेट एक लॉन्ग टाइम चलने वाला एक चीज होता है। ठीक है। तो क्लाइमेट को प्रभावित करता है टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, सनलाइट एंड विंड फ्लो। हवा का बहाव किस तरह का है, वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइमेट के लिए। और देखिए ग्लोबल जो क्लाइमेट पैटर्न है, ग्लोबल जो चेंज होता है क्लाइमेट का, वो सोलर एनर्जी, मतलब सोलर जो एनर्जी निकलता है सूर्य से और उसके चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगाता है, उस पर डिपेंड करता है क्लाइमेट का फ्लक्चुएशन या वेरिएशन। सन का काम क्या होता है, एटमॉस्फेयर को गर्म करना, लैंड को गर्म करना, समुद्र के पानी को गर्म करना और वहां के पानी को उड़ा करके वापस ले जाना, फिर ठंडा होकर के उसको बारिश करवा देना। ये सारा एक जनरल काम है। बट इस सारे क्लाइमेट को प्रभावित करता है एक बहुत बड़ा समुद्र और एक बहुत बड़ा पहाड़। कैसे प्रभावित करता है वो हम लोग आगे वाला स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि किसी भी क्लाइमेट को किस प्रकार से एक समुद्र और एक बहुत बड़ा पर्वत उसको अफेक्ट डालता है। नाउ वी विल सी दिस डायग्राम दैट शोज यू द सीजन। अलग अलग सीजन्स को वो दिखाता है। अलग अलग जब सीजन्स को दिखाता है तो इसमें क्या है कि आप एक अलग अलग महीना को देखिएगा। ये बीच में हमारा एक सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो है पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, ये सब लोग जानता है। सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, तो ये देखिए मार्च का महीना है, जून का महीना है, सितंबर का महीना है और ये दिसंबर का महीना है। 4 महीना में आपको 4 सीजन को दिखाने का कोशिश किया गया है। अभी हम लोग चूंकि मई में है, अभी लगभग हम लोग जून में एंटर करेंगे। ये देखिए जो नॉर्थ, ये जो हमारा अर्थ है वो 23.5 डिग्री से वो टिल्ट रहता है। वो नॉर्थ पोल जो साउथ पोल है सोलर सिस्टम से अपने एक्सिस से, वो 23.5 डिग्री के एक्सिस पर वो टिल्ट रहता है। तो ये जो नॉर्थ, अभी जून के महीना में क्या हो जाएगा, जो नॉर्थ पोल है सूर्य के सामने उसका ज्यादा एक्सपोजर होगा। इसीलिए इस दौरान इस जो पूरे भाग है जिस पर सनलाइट का एक्सपोजर पड़ रहा है, वहां पर दिन लंबा होगा, रात जो होगा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। साउथ हेमिस्फीयर जो साउथ पोल है, इसका पोल देखिए यहाँ पर है, इसका लाइट के ऊपर कोई भी एक्सपोजर नहीं पड़ रहा है। इसके कारण इधर दिन रात जो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा और दिन जो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसी तरह से जब आप सितंबर के महीना में आते हैं, सितंबर के महीना में क्या होता है कि इक्वेटर जो है अर्थ का, वो डायरेक्टली सन को फेस कर रहा होता है और कोई भी पोल का एक्सपोजर सन के सामने डायरेक्ट नहीं होता है। इस कारण इस समय जो सितंबर का जो महीना होता है, इसमें 12 घंटा का लाइट और 12 घंटा का डार्कनेस होता है। अब दिसंबर में महीना हम आ जाते हैं। दिसंबर में केस में क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है, नॉर्थ जो पोल है वो सन से थोड़ा सा दूर जाता है और साउथ पोल जो है सन के थोड़ा सा करीब आता है। यहाँ लाइट से आपको पता चल रहा होगा, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, जब आप देख रहे होंगे लाइट ब्लू, इसका मतलब यहाँ पे सनलाइट का एक्सपोजर मिल रहा है। तो जिस एरिया में सनलाइट का एक्सपोजर मिलता है उधर दिन का समय क्या होता है, लंबा हो जाता है कंपेरेटिवली रात। और इस तरह से फिर मार्च में जब हम लोग पहुंचते हैं तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों जो है सन के एक्सपोजर में आ जाता है और उसके कारण से इधर का जितना भी भाग है वो 12 घंटा का दिन और 12 घंटा के रात में आपको उसको मिलता है। तो इस तरह से सोलर एनर्जी या सूर्य के चारों तरफ जब अर्थ रोटेट करता है, उसी के अनुसार इसके ऊपर क्लाइमेट का प्रभाव पड़ता है। अब इस तरह से एक और एग्जाम्पल है कि क्लाइमेट के ऊपर
बड़े से एक माउंटेन का क्या प्रभाव है और समुद्र का क्या प्रभाव है। इस डायग्राम को जब आप देखिएगा, देखिए समुद्र है, बगल में एक ओशियन है बड़ा, और उसके बगल में एक बड़ा आइलैंड है और बहुत बड़ा काफी ऊंचा चट्टान है। इधर देखिए ग्रीन दिख रहा है, इधर आपको कुछ नहीं, बंजर दिख रहा है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर ग्रीन दिख रहा है। ये दिखाने का कोशिश ये किया गया है कि जब इधर से हवा वेपोराइज होकर के, जब हाई टेम्परेचर होने के कारण जब यहाँ से पानी वेपोराइज होकर के उड़ता है, तो इसी चट्टान के पीक से टकरा जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है, और यहीं पे ठंडा होकर के इधर ही बारिश कर देता है। इधर बारिश होने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। इस जो माउंटेन है, इसका आधा भाग में पूरा ग्रीन है और आधा भाग में आपको डेजर्ट एरिया है। कहने का मतलब कि किस तरह से एक बड़ा सा चट्टान एक रोल प्ले करता है क्लाइमेट को चेंज करवाने के लिए। एक ही पर्वत है, एक ही माउंटेन है, और आधा ग्रीन है और आधा डेजर्ट। दिस इज द इफेक्ट ऑफ हाई पीक ऑफ माउंटेन। नाउ अब ये क्लाइमोग्राफ हम लोग को देखना है। ये क्लाइमोग्राफ दिखाता है एक कि एनुअल मीन टेम्परेचर, मतलब साल भर रहने वाला एक टेम्परेचर और उसमें होने वाला बारिश, मतलब टेम्परेचर और बारिश के आधार पर एक ग्राफ निकाला गया है, और उसमें क्लाइमेट और बायोम्स को दिखाया गया है कि उस क्लाइमेट में किस तरह के बायोम्स होंगे। बायोम्स कहने का मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ, जिसमें कि प्लांट होगा और एनिमल होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा, उसकी कंप्लीट लाइफ को बोला जाता है बायोम। और उसके कंप्लीट जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको मिलाकर बोला जाता है बायोटा। पर्टिकुलर जो पूरे एरिया है उसको बोला जाएगा बायोम, और उसमें रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको बोला जाता है बायोटा। अब बायोम्स और बायोटा का इसमें बारिश का क्या प्रभाव पड़ता है, इस ग्राफ को देखिएगा, ये बहुत ही सिंपल ग्राफ है। इसको आप समझिए, ये जो नीचे वाला जो ग्राफ दिखाया गया एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश जो है देखिए 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, मतलब बारिश जो है इधर ग्राफ बढ़ते जा रहा है, और इधर आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है, 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री। सबसे पहले हम लोग डेजर्ट को देखते हैं। डेजर्ट के एरिया में देखिए कि टेम्परेचर हाई है, बारिश क्या है, कम है। ये ऐसा एरिया है डेजर्ट जहाँ की बारिश कम होता है और टेम्परेचर क्या रहता है, हाई रहता है। अब दूसरा है आर्कटिक या अल्पाइन टुंड्रा, इस तरह के रीजन में देखिए जो क्या है, टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से नीचे में भी, देखिए यहाँ टेम्परेचर काफी या तो 0 है, उससे हल्का सा ऊपर है, या टेम्परेचर माइनस में है। बट यहाँ पर जो बारिश है वो 100 सेंटीमीटर के आसपास मैक्सिमम तक वो चला जाता है, मतलब कुछ 100 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम यहाँ बारिश होता है, और टेम्परेचर मगर यह काफी नीचे रहता है। तो इस तरह का जो एक बायोम है क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे इस डायग्राम को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसा बन जाता है। अब ये इस डायग्राम को देखिए, टेम्परेट ग्रासलैंड, इसमें क्या है कि टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर है, 30 डिग्री तक जाता है, मगर बारिश जो है लगभग 100 सेंटीमीटर भी उतना नहीं हो पाता है। इसको देखिए कि यहाँ से कहाँ तक आ रहा है। ये हमको लग रहा है कि 20-30 से लेकर के 70-80 के रेंज में ये आ रहा होगा सेंटीमीटर बारिश का, तो ये बना देता है टेम्परेट ग्रासलैंड। उसके बाद फिर ये कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट है, इसका जो भी जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री तक ही रहता है, मगर बारिश यहाँ पे ज्यादा होता है, 250 सेंटीमीटर तक लगभग यहाँ बारिश होता है। तो इस तरह का आपको जंगल का फॉर्मेशन करता है वहाँ का क्लाइमेट। और ये जो डीप ग्रीन है उसमें देखिए कि टेम्परेचर भी ज्यादा है और बारिश भी ज्यादा है। तो टेम्परेचर भी ज्यादा है, बारिश भी ज्यादा है, तो उस तरह का जो फॉरेस्ट बनता है टेम्परेट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट। और उसके बाद देखिए इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर भी आपको 25 से 30 में के बीच में है, और बारिश भी जो है 200 से 400, 450 आगे तक सेंटीमीटर बारिश होता है। और इस एरिया में जो पर्टिकुलर जिस तरह का जंगल का फॉर्मेशन होता है उसको बोला जाता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो इस क्लाइमोग्राफ को आप लोगों ने समझा होगा, ध्यान से इसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्लाइमेट में किस तरह का बायोम का फॉर्मेशन होता है। अब कुछ टेरेस्ट्रियल बायोम्स का ये एग्जांपल्स हैं। ये मैंने आपको स्लाइड्स में दे दिया है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जो बायोम है, वो कहाँ-कहाँ रहता है, कैसा-कैसा वहाँ का प्लांट कैसा है, वहाँ का एनिमल कैसा है, उसका ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, ये सब आपको इसमें दिया हुआ है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा शॉर्ट में। और उसी तरह से डेजर्ट है, डेजर्ट का फीचर्स क्या है वो भी मैंने इसमें दिखाया, उसको पढ़ लेना है आपको। सवाना है, उसका फीचर कैसा है, ये देखने में कैसा लगता है, सवाना बुक में लिख देता है कि सवाना, बहुत लोग नहीं समझेंगे सवाना मतलब क्या होता है। जस्ट सी दिस डायग्राम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सवाना और क्या सवाना होता है, आप लोग को इसको पढ़ना है।
नाउ दिस चैपरल डायग्राम देखिए, लिटरेचर इसका पढ़िए और इसको समझिए कि क्या है चैपरल। ये सब एग्जांपल्स है टेरेस्ट्रियल बायोम्स का। ये है टेम्परेट ग्रासलैंड, उसके बाद कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, टुंड्रा। अब आते हैं टेरेस्ट्रियल के बाद एक्वाटिक, मतलब पानी में रहने वाला जो बायोम्स है, पानी के अंदर जो बायोम क्रिएट होता है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो मैक्सिमम पानी से ही भरा हुआ होता है, क्योंकि समुद्र जो है अर्थ का 75% कवर करता है। तो सोच के देखिए कि उसके अंदर जितने भी बायोटा होंगे वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा। समुद्र के अंदर में जो पाया जाता है एक्वेटिक जो अलगी होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, पूरे वर्ल्ड को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को भी वही ऑब्जर्व कर लेते हैं। इस तरह से एक्वेटिक जो बायोटा है या जो बायोम है वो हमारे इकोसिस्टम को एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करता है। एक्वेटिक बायोम्स का ये हमारा जोन है। ये हमारा लेक के बारे में देखना है कि जो तालाब होता है उसको हम लोग को ये समझ लेना है। तालाब के ऊपर का जो लेयर होता है, जहां तक सनलाइट जाता है, जहां तक के पानी में सनलाइट इंटर करता है, उसको बोला जाता है फोटिक जोन। इसी में आपको फोटोसिंथेटिक प्लांट पाया जा सकता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जा सकता है। जिस पानी में लाइट पेनिट्रेट नहीं हो पाता है, लाइट नहीं जा पाता, उसको बोला जाता है एफोटिक जोन। फोटिक जोन, एफोटिक जोन, और दोनों को मिला करके बोला जाता है पेलाजिक जोन। ये है आपका लेक का। इसी तरह से ये आपको मेरीन का, समुद्र का, समुद्र में भी वही है बात। जहां तक पानी में लाइट इंटर करता है उसको बोला जाता है फोटिक जोन। जहां लाइट पानी में इंटर नहीं करता है उस पूरे एरिया को बोला जाता है एफोटिक जोन, डार्क जोन, और इस दोनों रीजन को मिला करके बोला जाता है पेलाजिक जोन। तो इस तरह से ये आपका ये पॉन्ड का हुआ और आपको मेरीन इकोसिस्टम हुआ। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम है, इसमें हम लोग एक तालाब को हम लोग देखते हैं हर सीजन वाइज, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन, चारों जो डायग्राम है तालाब को अलग अलग सीजन में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के लिए देखा गया है। विंटर के सीजन में, ठंडा में क्या है कि तालाब के ऊपर का जो पानी होता है 0 डिग्री 2 डिग्री होता है, बट नीचे का पानी कितना होता है, जो सरफेस जो है 4 डिग्री। इसी तरह से स्प्रिंग सीजन में ऊपर का भी टेम्परेचर 4 डिग्री होता है, नीचे का भी टेम्परेचर 4 डिग्री होता है। गर्मी के दिन में क्या है, वाटर का सबसे ऊपर का टेम्परेचर सबसे हाई रहता है, बट नीचे में 4 डिग्री टेम्परेचर ही है। ऑटम सीजन में ऊपर भी 4 डिग्री, नीचे भी 4 डिग्री। कहने का मतलब यह है, सीजन चाहे कोई भी हो, सबसे जो लोअर लेवल ऑफ वाटर होता है पॉन्ड में, उसका टेम्परेचर हमेशा एक मेंटेन रहता है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसी के बाद ये सब एक्वेटिक बायोटा का एग्जांपल्स है लेक। अब लेक का क्या फीचर्स होता है, वहाँ केमिकल एनवायरनमेंट, किस तरह के हेटेरोट्रॉफ्स रहते हैं, ये सब आपको इस स्लाइड्स में दिया गया है और आपको इसको क्या करना है, उसको पढ़ लेना है। उसके बाद ये वेटलैंड्स है। ये डायग्राम देख के बहुत सारे बुक में लिखता है वेटलैंड, और बच्चे समझिए, आप लोग समझिए वेटलैंड बोलने का मतलब क्या है। तो इसको देखिए वेटलैंड। उसके बाद ये रिवर्स का है, स्ट्रीच, इसके एस्चुरीज है। एस्चुरीज में ये जो है जंक्शन होता है जहाँ नदी समुद्र के साथ मिलता है, उसी को बोला जाता है एस्चुरीज। एस्चुरीज जो समुद्र और नदी के बीच का जो जंक्शन है उसी को बोला जाता है एस्चुरीज। तो ये आप लोगों ने कभी नहीं समझा होगा कि एस्चुरीज क्या होता है, इसको आप लोग देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये है इंटरटाइडल जोन्स, इसको भी आप लोगों को दौड़ना है। फिर ओशियानिक पेलाजिक जोन क्या होता है, कोरल रीफ्स क्या होता है, ये सब डायग्राम्स दिया हुआ है, और आपको लिटरेचर जो इसमें दिया हुआ है उसको आपको छोटा छोटा जो दिया है मैंने उसको पढ़ करके समझ लेना है। ये है मेरीन बेंथिक जोन। तो ये था हम लोग का जनरल इकोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन, जो मैंने लगभग 30 स्लाइड में, 31 स्लाइड में या 30 स्लाइड में लगभग मैंने आप लोगों को ये चीज बताया है। ये था एक इकोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन। अब उसके आगे हम लोग जो भी स्लाइड होगा इकोलॉजी से, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, हम लोग इकोलॉजी के इंट्रोडक्शन से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो मैं उसको यही ये करता हूँ, और आप लोग को अभी कोई दिक्कत है तो आप लोग अभी कुछ सवाल इसमें से पूछ सकते हैं। मैं आप लोग का अटेंडेंस ले लेता हूँ। किसी कोई दिक्कत है? नो सर। समझे आप लोग इकोलॉजी का एक जनरल इंट्रोडक्शन?
यस इकोलॉजी में मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में ही आगे मूव करूंगा, क्योंकि आप लोग इसको पढ़ करके खुद भी समझ सकते हैं। इसमें ऐसा ना समझ में आने वाला कोई भी चीज नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट मीटिंग भी है मेरा 1 बजे से, तो ये 12:45 तक था। तो आप लोग थोड़ा देर, आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए 10-15 मिनट, और 1 बजे से नेक्स्ट क्लास के लिए जो लिंक दिए हैं उस लिंक के थ्रू आप लोग अटैच हो जाइएगा। ठीक है, तो मैं मीटिंग एंड करता हूँ। गुड डे सर। किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है, थैंक यू।